हेलो साथियों, कैसे हो? सुयान अकेडमी में फिर से आप लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत है। और फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की जो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज है, इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर जो है हम लोग लगभग पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा लास्ट मेजर जो पोर्शन फिर बचता है वो एक लास्ट पोर्शन बचता है थर्मोडाइनमिक्स का। ठीक है, तो वो पोर्शन हम जो है आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड थोड़ा सा। ठीक है, तो मेजर जो पोर्शन है हमारा थर्मोडायनेमिक्स का, बस वही बचा है। जैसे मैं करीब करीब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा उसमें भी, क्योंकि हमें वही आपको, हालांकि पूरी किताब है एक थर्मोडायनेमिक्स में, लेकिन उस पूरी किताब के अंदर से उसमें थर्मोडायनेमिक्स प्लस स्टैटिकल दोनों चलेंगे, तो करीब करीब 10 वीडियो के आसपास बनेंगे, है ना। इससे कम भी बन सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लेके चल रहे हैं 10 वीडियो के अंदर अंदर हम उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपल जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक्स है, जहाँ से जो थर्मल प्रॉपर्टीज होती हैं वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो आपके सीनियर सेकेंडरी का पोर्शन रहेगा। देन उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते जब थर्मोडायनेमिक्स मेन उसमें जाएंगे, है ना, तो उसमें जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ठीक है, ये सब करते हुए कार्नो इंजन देखेंगे। कार्नो इंजन के बाद के अंदर जो है क्लासियस इक्वेशंस वगैरह जो हैं, ठीक है, और मैक्सवेल की जो रिलेशन है थर्मोडायनेमिक्स के, जो अपने वेरिएबल और जो थर्मोडायनेमिक्स के जो क्या बोल सकते हैं पोटेंशियल है ना, उसके अंदर मेनली आप ध्यान रखिए जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो मेन जो चीज़ है थर्मोडायनेमिक्स के, चलो जब मैं थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करूंगा तब मैं लिखाऊंगा वहाँ पे 4 तो वेरिएबल हैं। कौन सा? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी। ठीक है, पी, वी, टी और एस, ये तो हुए वेरिएबल। यानी कि पूरी की पूरी थर्मोडायनेमिक्स जो है वो इन्हीं वेरिएबल पे डिपेंड करती है। ठीक है, अच्छा, दूसरा थर्मोडायनेमिक्स की जब हम बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है कि हम एक तरह से एक्सटेंसिव क्वांटिटी, यानी कि जो बाह्य क्वांटिटी है उनकी हम बात कर रहे हैं। यानी कि हम जब स्टैटिक्स की बात करते हैं तो हम एक इंडिविजुअल पार्टिकल पे जाके और उसकी रिसर्च करते हैं, या उस पर जो चेंजेस आते हैं उसकी बात करते हैं। और जब थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो उसका मतलब क्या है कि पूरे के पूरे जो एक एंसेंबल है, एक पूरा का पूरा जो एक जनसंख्या है उन छोटे छोटे पार्टिकल्स की, उन पे जो कह सकते हैं कि उनका कलेक्टिव इफेक्ट क्या होता है ना। तो इसका मतलब क्या है, जब हम किसी टेम्परेचर की बात करते हैं सब्सटेंस की, तो वो सिंगल पार्टिकल का भी वो टेम्परेचर होगा जो पूरे के पूरे एक गिलास भर के पानी का टेम्परेचर होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो इस चीज़ को? इस तरह की जो चीज़ें होती है, इन चीज़ों से हम डील करते हैं, वो होती है थर्मोडायनेमिक्स, जिसे हम एक्सटेंसिव क्वांटिटी यानी कि बाह्य क्वांटिटी जो है वो प्राचाल कह सकते हैं ना, तो उनकी हम बात यहाँ पे करेंगे। जो एस, पी, टी, ये जो हम जिसकी भी बात करेंगे क्या है, सारे के सारे बाह्य प्रचाल, यानी कि पूरी के पूरे एक एंसेंबल की वजह से, या पूरी की पूरी एक जनसंख्या जो है हमारे पास, माइक्रो जो जिन्हें हम स्टेट बोलते हैं, उन माइक्रो स्टेट की वजह से माइक्रो स्टेट मिलकर जो एक मैक्रो स्टेट बनाती है, यानी कि जो एक सूक्ष्म जो अवस्थाएं मिलकर एक स्थूल अवस्था बनाती है, स्थूल अवस्था पे क्या इफेक्ट होते हैं उसे हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, है ना। ये बेसिक है थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, उसके बाद में उसमें पढ़ेंगे क्या, तो जो मैंने आपको भी 4 वेरिएबल पढ़ाए थे, सब कुछ इन 4 वेरिएबल पर डिपेंड करता है, और इन 4 वेरिएबल की डिपेंडेंसी से जो क्वांटिटी बनती है उसे हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक जो पोटेंशियल। और इस पोटेंशियल पे कितने होते हैं? 4 होते हैं, यानी कि यू इंटरनल एनर्जी, यानी कि आंतरिक ऊर्जा। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे तो आ जाएगा एंथैल्पी, यानी कि कुल ऊर्जा, एच, जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल से। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे तो एफ, यानी कि हेल्महोल्ट्ज एनर्जी। और फिर सबसे लास्ट में आता है गिब्स मुक्त एनर्जी, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो ये जो 4 वेरिएबल हैं, इन 4 वेरिएबल की डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग 4 हमें क्या मिलेंगे, जो है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल मिलेंगे। बस सब कुछ इन 4 और 4 जो 4 तो पोटेंशियल और 4 वेरिएबल, इन्हीं पे डिपेंडेंसी चलती है। सारी की सारी थर्मोडायनेमिक्स है वो इसी के आसपास चलती रहती है। ठीक है, तो उसकी बात हम तब करेंगे नेक्स्ट फेज के अंदर। अभी हमारे पास जो है सिंपल वो है, उसमें एक गुण पहले वहां से स्टार्ट करते हैं, थर्मल प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, वो रहेगा थर्मल प्रॉपर्टी। थर्मल प्रॉपर्टी यानी कि ऊष्मीय गुण। ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक है कुछ जो आपको पहले से पता भी होंगे, लेकिन क्योंकि रिकॉल हमें करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो चीज आती है वो किसकी आती है? ताप व ऊष्मा। ये हमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, टेम्परेचर एंड हीट, इसमें बहुत कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन को दूर कर लेना। देखो, हीट जो है वो एक एनर्जी है। हीट क्या है? अगर मैं हीट की बात करता हूं तो हीट तो क्या है? एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी का एक पार्ट है। ठीक है, एनर्जी, इसका मतलब एनर्जी को दूसरा क्या लिख सकते हैं? वर्क भी लिख सकते हैं। यानी कि वर्क करोगे तो आपकी क्या होगी? हीट जनरेट होगी। तो हीट क्या है? एक एनर्जी है। फॉर एग्जांपल, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल जो है हीट को समझने का वो है, जब सर्दी के दिनों में हम हाथ को रब करते हैं ऐसे जोर से, तो आप क्या कर रहे हो? फोर्स लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि वर्क कर रहे हो। वर्क कर रहे हो तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? यहाँ से आपके हीट जनरेट हो रही है, गर्म हो रहे हैं ना हाथ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क जो है वो क्या कर रहा है? हीट जनरेट कर रहा है। समझ पा रहे हो इस चीज को?
वर्क क्या कर रहा है, हीट को जनरेट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, वर्क के। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, वर्क के। और जब यहाँ से आप ये एक इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है जे, ठीक है। ये जेल क्या है, जिसे बोलते हैं जूल नियतांक, जूल कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 4.18, ठीक है। कुछ लोग इसको जो है करीब करीब जब न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करते हैं तो 4.2 में लिखते हैं। और ये होगा क्या, ये होगा कैलोरी पर जूल, ठीक है, कैलोरी पर जूल। यहाँ से अगर हम देखें तो J इज इक्वल टू S/W, ठीक है। तो हीट किस में लेते हैं हम, हीट लेते हैं हम लोग कैलोरी में, और वर्क किस में लेते हैं, जूल में। तो कैलोरी अपॉन जूल जो है ये इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है। तो ये दिमाग में रखना कि 1 कैलोरी बराबर कितना हुआ, 4.18 जूल हुआ। ये कन्फ्यूजन रहता है, हम लोग कई बार इसको उल्टा करके आते हैं एग्जाम में। ये कहीं एक बार मैंने देखा था, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.1 जूल, या उल्टा कर दिया। क्या लिख दिया वहाँ पे कि 1 जूल इक्वल टू 4.1 कैलोरी, ठीक है। मैक्सिमम हम क्या करते हैं, यही ऑप्शन करके आ जाते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि जूल बड़ा होता है, ठीक है। हम क्या मानते हैं, जूल बड़ा होता है, लेकिन यहाँ कैलोरी क्या है, बड़ा है, जूल छोटा है। आप इसको देख सकते हो, क्योंकि 1 कैलोरी के बराबर 4.18 जूल आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमारी आदत क्या है, जूल बड़ा मानने की, कैलोरी हम छोटा मानते हैं, ठीक है। इस वजह से हम गड़बड़ कराते हैं। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये क्वेश्चन कई बार मैंने एग्जाम में देखा है और ये गलत करके आ जाते हैं हम लोग। इसको 1 जूल इक्वल टू 4.18 कैलोरी करके आ जाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, पूछा गया, कई बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। इसको 1.2 भी लिखते हैं जब हम क्या कहें, न्यूमेरिकल अगर वैल्यू के जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं, कई बार इसको 4.2, 1 पॉइंट नहीं, बार बार 1 पॉइंट बोल रहा हूँ, 4.2 है उसके इक्विवेलेंट मानते हैं, ठीक है। ये तो किसकी बात हुई, ये हुई हीट की बात। अब ताप का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना, ताप वो फिजिकल क्वांटिटी है, वो भौतिक राशि है जो ये बताती है कि ऊष्मा का प्रवाह किधर होगा, ठीक है। ताप क्या है, ताप ये बताता है कि ऊष्मा का प्रवाह किस तरफ होगा, यानी कि जो ट्रांसफर ऑफ हीट है वो ट्रांसफर ऑफ हीट किस तरफ होगी, ठीक है। या हीट का जो प्रोपगेशन है वो किस डायरेक्शन में होगा, ये कौन बताता है, ये बताता है ताप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए कोई एक वस्तु A है और ये एक वस्तु B है, ठीक है, इन दोनों का टेम्परेचर T1 से T2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए हीट का जो फ्लो है वो इधर है, हीट का फ्लो इस तरफ है, यानी कि हीट की डायरेक्शन, फ्लो की डायरेक्शन इस तरफ है, तो उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है। अगर इसका अपोजिट है A और B, ठीक है, A और B, और हीट का फ्लो इस तरफ है, ठीक है। जब हीट फ्लो इस तरफ है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो T1 है वो ग्रेटर देन है T2, ठीक है। तो ताप क्या इंडिकेट करता है, तो ताप ये इंडिकेट करता है, टेम्परेचर हमेशा इंडिकेट करता है कि हीट का जो फ्लो है, यानी कि ऊष्मा का जो प्रवाह है, वो ऊष्मा का प्रवाह किधर होगा, तो वो किधर होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। किधर होगा, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ऐसा फ्लो है, इसका मतलब ये उच्च ताप है, ये निम्न ताप है। अगर ऐसा फ्लो है तो इसका मतलब ये उच्च ताप है, ये निम्न ताप है। यानी कि लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर कौन सा होगा, तो टेम्परेचर का क्या मतलब क्या है, यानी कि आपको कोई भी चीज़ गर्म और ठंडी क्यों लगती है, आपको कोई भी चीज़ गर्म या ठंडी क्यों लगती है। फॉर एग्जांपल आपने मेरे साथ तो अक्सर होता ही है ना, आप देखना कि जब आप सर्दियों के अंदर गर्म पानी से नहाते हो तो आप क्या करते हो, नहाने से पहले जो पानी में हाथ डालते हो, अपना हाथ क्या होता है, ठंडा होता है नॉर्मली, बाकी बॉडी की बजाय, है ना। हाथ ठंडा होता है तो आप गर्म पानी में हाथ डालते हो तो आपको वो हल्का सा कुनकुना लगता है पानी, ठीक है। तो आपको लगता है पानी तो गर्म है, और जैसे ही आप उसको शरीर पर डालते हो तो पानी क्या लगता है, ठंडा लगता है। क्यों होता ना ऐसा, मेरे साथ तो भाई कई बार होता है, क्योंकि मेरा हाथ ठंडे रहते हैं सर्दियों में, ठीक है। तो ठंडे हाथ रहते हैं, तो ठंडे हाथ हैं तो टेम्परेचर लो है इनका। अब जो पानी है वो हल्का सा ही गर्म है ना, हल्का सा ही गर्म है, तो मैंने उसमें हाथ डाला, तो इसका मतलब उस पानी, क्योंकि इस मेरे हाथ के रेस्पेक्ट में उसकी जो टेम्परेचर वो ज़्यादा है, तो क्या हुआ, हीट का फ्लो हुआ, किस तरफ हुआ, उस पानी से मेरे हाथ की तरफ हुआ, तो मुझे क्या लगा, पानी गर्म लगा। लेकिन मेरा जो शरीर का टेम्परेचर है वो क्या था, 33 डिग्री सेल्सियस, हाथ टेम्परेचर तो बहुत कम था, 20 के आसपास था। अब जब मैं मैं पानी अपने शरीर पर डाल रहा हूँ तो क्या हुआ, उस पानी का टेम्परेचर कम था और मेरे बॉडी का टेम्परेचर क्या ज़्यादा, तो बॉडी से हीट किस तरफ गई, पानी में गई। तो पानी में गई, इसका मतलब मुझे क्या महसूस हुई, ठंड महसूस हुई, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आपको ठंडी और गर्म क्यों लगती है, वो लगती है इसकी वजह से कि हीट का ट्रांसफर अगर आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है
बॉडी के अंदर हो रहा है उस वस्तु से, तो इसका मतलब वो आपको गर्म लगेगी। और अगर बॉडी से अगर वस्तु के अंदर जा रहा है तो इसका मतलब वो आपको क्या लगेगी, ठंडी लगेगी। ठीक है, तो ये डिपेंड किस पे करता है, ये करता है टेम्परेचर पे डिपेंड, ये हीट पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा नहीं है कि आप जैसे मान लो, अब हीट पे डिपेंड क्यों नहीं करता है, हीट पे डिपेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि तो हीट जो है ऊर्जा है। आपने 1 किलो पानी को भी थोड़ा सा गर्म किया और सिर्फ एक बूंद पानी गर्म किया, तो एक बूंद पानी जल्दी गर्म हो गया ना, हीट जो आपने उतनी दी। तो हीट पे टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं, टेम्परेचर चीज़ अलग है। ठीक है, तो इसलिए हीट और टेम्परेचर दोनों क्या है, अलग अलग है। टेम्परेचर और हीट दोनों क्या है, अलग अलग है। हीट क्या है, एक ऊर्जा है। ठीक है, वर्क पे डिपेंड करती है, इस तरह से डिपेंड करती है। और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी जो ये दर्शाता है, जो ये बताता है कि हीट का ट्रांसफर किस तरफ होगा। ठीक है, चलिए तो आई होप आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। टेम्परेचर और हीट में कंफ्यूजन नहीं होना है हमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें है कि अब टेम्परेचर को जब मेजरमेंट करते हैं तो टेम्परेचर के बहुत सारे पैमाने होते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको लिख देता हूँ तापीय पैमाने। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार न्यूमेरिकल छोटा सा पूछ लिया जाता है ना, टेम्परेचर स्केल। अब बहुत सारे स्केल हैं, मेनली हम 4 स्केल यहाँ पढ़ने वाले हैं, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट और र्यूमर। ठीक है, उनमें आपस में रिलेशन क्या होता है वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। ठीक है, ये हुआ पहला केस। र्यूमर में क्या होगा, र्यूमर में R अपॉन 4 और केल्विन में लिखेंगे तो हो जाएगा केल्विन माइनस 273 अपॉन 5। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। ये सब कुछ आपस में रिलेशन है, ये क्या है, सारा आपस में जो रिलेशन है वो इस तरह से होगा कि अगर आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है तो इन दोनों को भूल जाओ। ठीक है, और इसको देखो जैसे फॉर एग्जांपल कि 0 डिग्री सेल्सियस है वो फ़ारेनहाइट में कितनी वैल्यू होगी उसकी, ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन है, मान लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है फ़ारेनहाइट में कितनी वैल्यू होगी, या 10 ले लेते हैं 0 की जगह, 10 डिग्री सेल्सियस है वो फ़ारेनहाइट में कितना होगा इसकी बात करते हैं। या फिर क्या बॉडी टेम्परेचर ले लेते हैं, हाँ बॉडी टेम्परेचर लेते हैं वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपना बॉडी टेम्परेचर कितना है, 33 डिग्री सेल्सियस मानते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो हमारा बॉडी डिग्री जो टेम्परेचर है वो ये हमें गिवन है 33 डिग्री सेल्सियस। ये फ़ारेनहाइट में कितना होगा उसको हम निकालते हैं। ठीक है, तो क्या करोगे यहाँ पे, यहाँ रखोगे 33 अपॉन 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 इंटू, अच्छा लिख देता हूँ यहाँ पे ऐसे कि फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9 इंटू 37 डिवाइडेड बाय 5 माइनस की जगह प्लस 32। ठीक है, इस पूरे को आप सोल्व करिए। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप यहाँ से देखें तो करीब करीब पहले तो इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं, है ना, तो 7 पॉइंट, ठीक है 2 बचेगा, 7.20 आ जाएगा तो 7.4। 7.4 को 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7.4 इंटू 9 तो 36, 36 और 7 9 63, 63 और इधर से कितना रहा 3 तो 66। ठीक है, तो 66.6, तो ये कितना आ गया 66.6 प्लस 32, इनको जोड़ देते हैं तो 0.6 और ये आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 37 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो अपन कहते हैं ना 98.6 के आसपास अपना टेम्परेचर रहता है, वो जो डॉक्टर मेजर कर, मैंने इसलिए क्यों लिया क्योंकि ये अपने को पता होता है ना, 98.6 है ये पता होता है इसलिए मैंने ये लिया था, है ना। तो वो कितना होता है 98 जब अपन लेते हैं टेम्परेचर आसपास देते हैं तब कहते हैं बुखार नहीं होता अपने को, है ना, फ़ारेनहाइट में। वो वहाँ मेजरमेंट किस में होता है, डॉक्टर करता है जो फ़ारेनहाइट में मेजरमेंट करता है। और जैसे कहते हैं 100 डिग्री बुखार आ गया, तो 100 डिग्री बुखार आ गया सेल्सियस में नहीं आता, वो कन्फ्यूजन रहता है कई लोगों को, ये है ना, ये सेल्सियस में नहीं होता 100 डिग्री। 100 डिग्री सेल्सियस अगर हो गया तो आप उबल जाओगे, बचोगे ही नहीं। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना, ये जो अपन यहाँ डॉक्टर के पास जो मेजरमेंट करते हैं ना फ़ारेनहाइट में मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, और इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था, इसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, र्यूमर में जाना है सेल्सियस से तो इन दोनों को ले लो, केल्विन में जाना है तो इन दोनों को ले लो। केल्विन का तो हमें पता ही है, वैसे तो ये कितना होता है 273.16 होता है, लेकिन हम 273 से काम चलाते हैं जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से जो है ये आपस में कन्वर्जन सारा कर सकते हैं।
फ़ारेनहाइट का मैक्सिमम पूछने के चांसेस सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के रहते हैं, र्यूमर वगैरह के नहीं रहते, तो आप ये थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, है ना। ठीक है, तो ये जो है ताप पैमाना हमारे पास आ गया है। ठीक है, इस ताप पैमाने के अकॉर्डिंग हमने जो है ये नॉर्मली इस पर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके पड़ता है तो ये मैंने आपको करवा दिया ना। चलिए, अब ये कैसे बनता है, क्यों बनता है, क्या है, इसका अपने को नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल नहीं, हम लोग फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से पढ़ रहे हैं। अब आते हैं उसमें प्रसार। अब होता क्या है कि नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो भी धातु से बनी चीज़ें होती है ना, जो भी आपके मेटल की चीज़ें होती है, वो जब सर्दियों में तो क्या होती है, सिकुड़ती है, और गर्मियों में क्या होती है, फैलती है ना। क्यों फैलती है? रीजन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को टेम्परेचर दे रहे हैं, है ना, उसको हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं तो क्या हो रहा है उसमें, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है तो हीट जो दे रहे हैं वो क्या है, मैंने आपको क्या बताया, एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। जब एनर्जी किसी भी चीज़ को मिलती है तो वो क्या होता है, एक्साइटेड होता है ना। जब आपके पास एनर्जी होगी तो आप एक्साइटेड होंगे तो क्या होंगे, इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे, है ना। एनर्जी होगी तभी तो कुछ उछल कूद करेंगे। तो वो उछल कूद क्या होता है, वो सिंपल पदार्थों में भी होता है जो हमारे यहाँ, तो वो क्या करते हैं, फैलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊष्मा देने के ऊपर जो भी पदार्थ है उस पदार्थ में क्या होता है, फैलता है, वो फैलाव होता है उसके अंदर, है ना। वो उनकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी। अगर मान लीजिए रोड है तो क्या होगा, लेंथ इंक्रीज होगी। और मान लीजिए कोई बॉक्स है तो क्या होगा, उसके वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, और अगर एनर्जी मान लीजिए हीट कम है, ठंडा होता है तो क्या होता है, वो सिकुड़ता है। जैसे कि हमने जो ट्रेन की पटरियाँ होती है, उन पटरियों के बीच में गैप रखा जाता है ना। गैप क्यों रखते हैं, क्योंकि गर्मियों में ताकि वो फैल जाए, ठीक है, तो वो गैप बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो सर्दियाँ रहेगी तो वापस सिकुड़ के अपनी जगह चला जाएगा। ठीक है, जैसे बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल। अगला क्या है हमारे पास कि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल इन ए, हिंदी में लिखेंगे तो पदार्थों का ऊष्मीय प्रसार। क्या है, पदार्थों का ऊष्मीय प्रसार। ये प्रसार मतलब एक्सपेंशन कैसे होता है, क्या होता है, वो अब देखते हैं ना। तो होगा क्या, नॉर्मली जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, मान लीजिए डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाते हो तो लेंथ में क्या होगा, मान लीजिए पहले लेंथ में चलते हैं ना, एल में चलते हैं हम लोग। तो जब लेंथ में चलेंगे तो क्या होगा कि फर्स्ट केस में कि आपके पास ये रोड थी, इसकी लेंथ है इनिशियल, ठीक है, जो प्रॉपर इसकी लेंथ है वो कितनी है, एल नॉट है। जब आपने इस पर टेम्परेचर राइज किया, ठीक है, टेम्परेचर क्या किया, राइज किया, डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा दिया इसका, तो इसकी लेंथ में क्या हुआ, चेंजेज हुआ, और ये लेंथ कितनी हो गई, जो पहले यहाँ से यहाँ तक एल नॉट थी, अब वो इसमें डेल्टा एल की इंक्रीज हो गया। टोटल मिला के जो लेंथ नहीं मिल रही है, इसे मैं लिख रहा हूँ एल से। ठीक है, तो क्या हुआ, डेल्टा एल जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई। जब डेल्टा एन लेंथ इंक्रीज हो गई तो जो तापीय प्रसार गुणांक होगा, ठीक है, तापीय प्रसार गुणांक यानी कि थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, वो क्या होगा उसकी बात मैं करता हूँ। लिख लेना तापीय प्रसार गुणांक, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, इसे अल्फा से डिनोट करेंगे लेंथ के लिए। ठीक है, तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा चेंज इन लेंथ अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। ये क्या होगा, रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ लिखेंगे ना। रेशियो किसका लिखेंगे, इसका। ठीक है, तो वो अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा एल अपॉन एल नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये जो है ये मेरे पास होगा तापीय प्रसार गुणांक, जिसे रेखीय तापीय प्रसार बोलते हैं। रेखीय क्यों बोलते हैं, लीनियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, रोड ले रहे हैं। ठीक है, अभी मैं जस्ट इसके आगे वाला लूंगा, जैसे बीटा से डिनोट करूंगा, वो क्या होगा, जब हम वॉल्यूम में चेंजेस अगर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या मिलेगा इस तरह से। तो इसको मैं अगर आगे और थोड़ा अच्छे से लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन एल नॉट, ठीक है, डेल्टा एल और डेल्टा टी। ठीक है, अब इससे मुझे अगर ये एल फाइंड आउट करना है तो वो कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो एल क्या होगा, एल जो होगा वो मेरे पास होगा एल नॉट प्लस डेल्टा एल। ठीक है, एल नॉट प्लस डेल्टा एल। तो यहाँ से डेल्टा एल कितना आ जाएगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू, ठीक है, एल्फा एल नॉट डेल्टा टी। तो ये क्या बन जाएगा, एल नॉट प्लस एल्फा एल नॉट डेल्टा टी। एल नॉट में कॉमन ले लूंगा तो ये बनेगा 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये जो नई लेंथ है वो हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्या हुआ, रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय तापीय प्रसार गुणांक, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ठीक है,
अब अगर मान लीजिए वॉल्यूम में आ रहा है, अगर मान लीजिए आपके पास जो मटेरियल है वो एक लीनियर मटेरियल नहीं होकर वॉल्यूम में है, तो उस केस में क्या इक्वेशन बनेगी उसकी बात हम करते हैं। दूसरा इसको लिखेंगे आयतन प्रसार, आयतन उष्मीय प्रसार गुणांक, आयतन उष्मीय प्रसार गुणांक, ठीक है। इंग्लिश में लिख लेना वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। अब क्या होगा, अब आपके पास ये मान लीजिए कोई एक वॉल्यूम है, ठीक है, इसका वॉल्यूम इनिशियल कितना है V। अब जब आप इसमें जब भी इसको ऊष्मा देते हैं, हीट देते हैं, तो क्या होगा, फैलेगा। तो फैलेगा तो क्या हो गया, मान लीजिए इसकी जो लेंथ है वो इस तरह से इतनी फैल जाती है, ठीक है, और ये बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये इस तरह से बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो वॉल्यूम है वो डेल्टा V बढ़ गया। तो यहाँ से ये जो गुणांक लिखेंगे आयतन गुणांक, आयतन उसमें प्रसार गुणांक बीटा, ठीक है, वो क्या था, अल्फा रेखीय था इसलिए लीनियर में, अब ये है बीटा। तो बीटा क्या होगा, बड़ा सिंपल सा है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डेल्टा T, क्योंकि टेम्परेचर कितना राइज किया आपने, डेल्टा T राइज किया, ठीक है। तो कुल मिला के क्या बन गया, 1/V डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, ठीक है। नया वॉल्यूम क्या आएगा, नए वॉल्यूम की अगर हम बात करें V की, अच्छा V नोट लिख देते हैं इसको, इनिशियल वॉल्यूम जो है आपका कितना है V नोट है, तो इसको V नोट लिख देते हैं। और अब नया जो वॉल्यूम आएगा इसका वॉल्यूम पूरा वो कितना आ गया, वो आ गया V। तो V क्या होगा, वो हो जाएगा V नोट प्लस डेल्टा V। डेल्टा V फिर से क्या लिखोगे यहाँ से, तो V नोट प्लस यहाँ से डेल्टा V देखेंगे तो क्या होगा, लिख लीजिए, इससे इक्वेशन करते हैं। तो डेल्टा V इज इक्वल टू बीटा V नोट डेल्टा T, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, बीटा V नोट डेल्टा T, तो बीटा V नोट डेल्टा T, ये V नोट आ जाएगा कॉमन, तो 1 प्लस बीटा डेल्टा T, ये आपके पास में बनेगा नया वॉल्यूम, ठीक है। और यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अल्फा और बीटा में रिलेशन क्या होगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो दिमाग में रखेंगे आप कि जो है हमारा बीटा होता है वो 3 टाइम्स ऑफ अल्फा होता है, ठीक है। क्या होता है, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा होता है। क्यों, क्योंकि देखो जब वॉल्यूम की हम बात करते हैं, यहाँ V आ रहा ना, अगर हम इसको L में कन्वर्ट करें तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा L1 इंटू L2 इंटू L3, ठीक है, L1 इंटू L2 इंटू L3, ये किसके बराबर होगा भाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब 3 L आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और जब आप किसकी बात करते हैं, जब मैंने आपको पहला या दूसरा वीडियो पढ़ाया था इसी में फर्स्ट ग्रेड में, तब मैंने आपको त्रुटियां पढ़ाई थी, है ना, एरर। तो एरर में मैंने क्या कहा था, मल्टीप्लाई की वजह से जो त्रुटि होती है वो क्या होती है, जो घात की वजह से वो आगे आ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, 3 जो घात है वो आगे आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो 3 डेल्टा L के इक्वल होगा। अगर उसको त्रुटि के फॉर्म में मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा कि डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा L अपॉन L, ठीक है। तो डेल्टा V अपॉन V इस दोनों तरफ डेल्टा T से डिवाइड कर दीजिए, डेल्टा T से डिवाइड करते क्या बन जाएगा, ये अल्फा बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, बीटा बन जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास क्या होगा, बीटा इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, ये आपके पास यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। कोई समस्या यहाँ तक, चलिए। अगर मान लीजिए बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ मैं, है ना, आदर्श केस समीकरण से, तो भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ वो भी आप देख लीजिए कि इसमें बीटा जो है उसमें और प्रेशर में इनमें क्या रिलेशन होता है, वो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ ना। तो आदर्श केस समीकरण मेरे पास क्या होती है, PV बराबर, अगर PV बराबर nRT, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, n मोल स्केल अगर देखें तो ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए कि मैं दोनों तरफ से क्या करता हूँ, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए, तो प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, तो क्या बनेगा, डेल्टा T, ठीक है। मुझे क्या चाहिए बीटा में मुझे, अच्छा यहाँ से डेल्टा V मेरे पास आ गया, ठीक है। डेल्टा V क्या होगा, तो डेल्टा V इज इक्वल टू NR अपॉन, ठीक है, डेल्टा P, ठीक है। इस पूरे में मैं क्या करता हूँ, V से डिवाइड करता हूँ, V से डिवाइड करूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, डेल्टा V अपॉन V चाहिए, ठीक है। तो डेल्टा V अपॉन V से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, NR डेल्टा T अपॉन PV, V से डिवाइड कर दिया। और PV बराबर किसके,
एनआर के, अच्छा एक सेकंड रुको, डेल्टा वी आ गया ना मेरे पास, वो वी वहीं से ले लेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, डेल्टा वी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी अपॉन पी, ठीक है। ये मेरे पास जो है यहाँ से वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब एन आर अपॉन पी जो है उसको मैं किसके बराबर रख सकता हूँ, वो इंपॉर्टेंट है ना। एन आर अपॉन पी है वो किसके बराबर होगा, तो इस इक्वेशन से देखिए कि एन आर अपॉन पी ये किसके बराबर होगा। तो एन आर अपॉन पी अगर मैं देखता हूँ तो एन आर अपॉन पी इक्वल टू टी अपॉन वी के बराबर है, ठीक है। किसके बराबर है, टी अपॉन वी के बराबर है। तो वो वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो कुल मिला के इक्वेशन क्या बनेगी कि डेल्टा वी इज इक्वल टू, अच्छा वैसे भी वही मिलता अभी मैंने जैसे किया उससे, तो ये टी अपॉन वी रख देंगे इसकी जगह, तो ये ऊपर टी और नीचे ये वी है, ठीक है। ये सारी की सारी कंडीशन हम इस पर अप्लाई करते हैं, तो बीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 अपॉन वी आ रहा है, ठीक है, 1 अपॉन वी। फिर इसकी जगह रखूंगा मैं ये वाली चीज़, तो टी डेल्टा टी अपॉन वी और डेल्टा टी, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, ये वी से वी कुछ उल्टा रख दिया गया, एक सेकेंड, वी अपॉन वी, एक सेकेंड रुकना ना, इसको सोल्व करते हैं। हाँ क्या लाएगा, बस यही था, एक ही कागज, ठीक। हाँ सॉरी एक सेकंड, थोड़ा बीच में कुछ लेटर आ गया था। तो अब यहाँ से देखिए एक चीज़ हम देखें तो डेल्टा वी हमारे पास आ गया है, तो यहाँ से टी अपॉन वी मिल रहा है ना, कि वी अपॉन टी मिल रहा है, उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी। ये क्या है, वी अपॉन टी मिल रहा है, टी अपॉन वी नहीं है ना, क्योंकि एन आर अपॉन ही करेंगे ना, एन आर अपॉन ही करेंगे तो एन आर अपॉन पी करेंगे तो वी अपॉन टी है, गलत मिल गया था मैंने, इसलिए थोड़ा गलती हो गई थी, ठीक है, वी अपॉन टी। तो अब यहाँ से देखिए आप डेल्टा वी में देखें तो डेल्टा वी में क्या हो जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू ये मिल जाएगा हमारे पास वी अपॉन टी और डेल्टा टी, ठीक है, ये इक्वेशन मिलेगी। अब इस इक्वेशन को हम इसमें रखते हैं बीटा वाली में, तो बीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, बीटा इक्वल टू मिलेगा हमारे पास 1 अपॉन वी, ठीक है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वी की वैल्यू ये हमारे पास रही वी डेल्टा टी अपॉन टी, और डिवाइड में क्या आ रहा है डेल्टा टी, तो ये डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, ये वी से वी कैंसिल, तो बीटा इक्वल टू क्या आया 1 अपॉन टी। तो आदर्श गैस के लिए अगर हम देखें, आइडियल गैस के लिए लिख लेना, आइडियल जो गैस है उस आइडियल गैस के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, जो बीटा आता है वो क्या आता है 1 अपॉन टी के इक्वल आता है। ये कंडीशन है किसके लिए, आदर्श गैस के लिए है सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए। तो हमने बीटा की वैल्यू यहाँ से देख लिए, कई बार ये जो है डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, बीटा इक्वल टू 1 अपॉन टी होता है, ठीक है। चलिए तो बाकी सारी चीज़ें इसमें आ गई है ना। अब हम अभी जो हम आज जो पढ़ने वाले हैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो आपके पास आगे आपको थोड़ी सी दुखी नहीं करे, इसलिए मैं सारी चीज़ें करवा रहा हूँ, है ना। जैसे अब आगे जो हमारा टॉपिक आएगा विशिष्ट ऊष्मा का आएगा, है ना। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझना बड़ा जरूरी है विशिष्ट ऊष्मा के बारे में। तो अभी सिर्फ ये प्रॉपर्टियाँ जो चल रही हैं वो बेसिक चीज़ें चल रही हैं, ताकि बाद में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। तो विशिष्ट ऊष्मा, अब अगला हमारा टॉपिक क्या है, विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। तो स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ऊष्मा का मतलब क्या है, विशिष्ट ऊष्मा का मतलब देखो, ऊष्मा एक अलग ऊष्मा का, जैसे मान लीजिए आपके पास 1 किलो पानी है, उसको गर्म किया और 10 किलो पानी को गर्म किया, पानी तो सेम ही है, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जब आपने उसके जो पदार्थ है उसकी क्वांटिटी को बढ़ा दिया, है ना। तो क्वांटिटी को बढ़ाने के साथ साथ क्या हुआ, हमें गर्म करने के लिए किसी भी चीज़ को ऊष्मा अधिक देनी पड़ी, ठीक है। तो हम कैसे मापें कि किसको कितनी ऊष्मा दें, तो ये विशिष्ट ऊष्मा ये है, एक माप है ना, कि अगर आप यूनिट मास लेते हैं किसी भी पदार्थ का, है ना, क्या लेते हैं यूनिट मास यानी कि एकांक द्रव्यमान लेते हैं, तो उस एकांक द्रव्यमान के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आपको ऊष्मा चाहिए होगी वो क्या होगी, विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट। इंग्लिश में कहेंगे तो क्या हो जाएगा, टू राइज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। यानी कि विशिष्ट ऊष्मा का मतलब है कि आप जो है किसी भी पदार्थ के यूनिट मास को यानी कि एकांक द्रव्यमान को 1 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं। तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा आवश्यक होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं, ठीक है।
किससे डिनोट, अब आप क्या करोगे, तो विशिष्ट ऊष्मा क्या है, ऊष्मा है, ठीक है, द्रव्यमान कितना है, m है, ठीक है, s क्या है, विशिष्ट ऊष्मा, और टेम्परेचर कितना करते हो, डेल्टा टी। तो dq जो होती है यानी कि ऊष्मा जो होती है वो क्या होती है, ms dt, ठीक है। तो जो s होता है वो s क्या है, वो है डेल्टा q यानी कि रिक्वायर्ड ऑफ एनर्जी यूनिट मास, ठीक है। टेम्परेचर कितना करोगे, 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये होती है हमारे पास विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला, यानी कि स्पेसिफिक हीट जो है S इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा Q अपॉन M dt, ठीक है। इसको मैंने इसमें लिखा ना, तो इसको भी मैं इसी की फॉर्म में लिख देता हूँ, डेल्टा की फॉर्म में, ठीक है। कोई समस्या होनी चाहिए क्या, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इस वाली चीज़ में, ठीक है। ये विशिष्ट ऊष्मा को आप दिमाग में रखेंगे। विशिष्ट ऊष्मा का मतलब क्या है कि किसी भी पदार्थ के यूनिट द्रव्यमान यानी कि एकांक द्रव्यमान का टेम्परेचर को कितना राइज करना है। अब मान लीजिए आपने डेल्टा क्यू ऊष्मा दी है, ठीक है, द्रव्यमान कितना था, m किलोग्राम द्रव्यमान था, टेम्परेचर कितना राइज हुआ, जो भी 3-4 डिग्री से राइज हो गया, तो s क्या होगा, s इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन m dt जो है ये इसकी विशिष्ट ऊष्मा होगी, ठीक है। चलिए, हर पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, अलग अलग, और ये काम आती है। विशिष्ट ऊष्मा का मतलब क्या है, अब इसका यूज क्या है आप देखना, मूंगफली गर्म करते हैं ना, मूंगफली वाले ठेले वाले को देखा ना, तो वो रेत में मूंगफली गर्म करता है, क्यों, रेत में, नमक में, नॉर्मली रेत में करते हैं। रेत में गर्म क्यों करते हैं, क्योंकि रेत की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, ये दिमाग में रखना, रेत की क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, यानी कि उसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए ऊष्मा कम चाहिए, समझ पा रहे हो मेरे बात को। लेकिन पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आप देखो गर्मी के दिनों में जब तेज गर्मी पड़ रही हो, कहीं तालाब हो, तालाब के पानी क्या होता है, आपको रेत से ठंडा लगता है ना, क्यों, क्योंकि जो हीट आ रही है सूरज से वो रेत के पास भी उतनी आ रही है, पानी के पास भी उतनी आ रही है, लेकिन पानी की विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होती है और रेत की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, कम होती है। तो कम हीट पर, कम ऊष्मा पर ही जो रेत है वो जल्दी गर्म हो जाती है और पानी जो है वो जल्दी गर्म नहीं हो पाता है, ठीक है। आगे समझ में ये चीज़, तो इसलिए क्या होता है, पानी अपने को ठंडा लगता है तालाब का बजाय की रेत के गर्मी के दिनों में। और इसीलिए जो है मूंगफली को गर्म करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, रेत का यूज़ करते हैं, ताकि कम लकड़ी जलाने पे या कम आग जलाने पे ही रेत का टेम्परेचर क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। ज़्यादा हो जाए तो वो मूंगफली को अंदर जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो मूंगफली को जल्दी गर्म या जल्दी उसको सेक देगा, ठीक है। ये कंसेप्ट है विशिष्ट ऊष्मा का, इसलिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और ठेले वाले को पता नहीं है, उसको सिर्फ ये पता है रेत में गर्म करना है, लेकिन उसको ये विशिष्ट ऊष्मा का कंसेप्ट पता नहीं, ये आपको पता होना चाहिए कि रेत में क्यों गर्म करते हैं। अब जब आप अगला कंसेप्ट जो आता है वो होता है अवस्था परिवर्तन, ठीक है। अवस्था, अभी हम जो पूरा थ्योरेटिकल देख रहे हैं, अवस्था परिवर्तन का मतलब क्या है, ये बेसिक सारी चीज़ें अगर समझ जाओगे ना, तो बाद में जब न्यूमेरिकल करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली। अवस्था परिवर्तन यानी कि चेंज ऑफ स्टेट। जब हम किसी भी वस्तु को गर्म करते हैं, बर्फ है, बर्फ को गर्म किया, पानी में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, पानी को गर्म किया, भाप में कन्वर्ट हुआ, ये क्या हुआ, अवस्था परिवर्तन का, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में चले गए, ठीक है। तो जो अवस्था परिवर्तन होता है, ये अवस्था परिवर्तन जो है, ये इसमें अवस्था में जब परिवर्तन होता है तो वो ऊष्मा किस चीज़ में काम आती है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसकी बात हम जो है करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे अवस्था परिवर्तन की, है ना। तो नेक्स्ट हमारा पास क्या टॉपिक रहेगा, वो रहेगा अवस्था परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है। जब हम चेंज ऑफ स्टेट होगी, वो स्टेज नहीं है, स्टेट। तो चेंज ऑफ स्टेट यानी कि अवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, तो नॉर्मली जब हम चेंज ऑफ स्टेट की बात करें तो इस डायग्राम ग्राफ जो है इससे आप समझने की कोशिश करिए कि हम क्या करते हैं, ये हमारे पास टेम्परेचर है यहाँ पे, है ना, इस एक्सिस पे हमने क्या लिया, टेम्परेचर लिया है, और इस तरफ हम क्या ले रहे हैं, ऊष्मा यानी कि हीट। तो हीट जब हम राइज करते हैं तो कैसे कैसे जो है, हीट और टाइम भी ले सकते हैं सर, ठीक है। अगर टाइम के साथ में देखेंगे, अल्टीमेटली आप हीट ही दे रहे हो उसको, हीट देने पे टाइम जो है उसके साथ बढ़ रहा है, तो हम नॉर्मली अगर देखें तो हीट को कंसिडर करेंगे हम यहाँ पे। तो ऊष्मा और टेम्परेचर यानी कि ताप में अगर हम देखें रिलेशन अवस्था परिवर्तन का, तो सपोज करिए जब इनिशियल केस हम 0 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो अवस्था होगी इसमें क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है। और ये क्या रहेगी, ये रहेगी ठोस अवस्था, ठीक है, सॉलिड, ठीक है। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक,
जब हम बर्फ़ को गर्म करते हैं तो बर्फ़ का गलनांक क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस मानते हैं ना हम लोग। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो बर्फ़ है वो किस में कन्वर्ट होगा, पानी में कन्वर्ट होगा, उसके टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होगा। समझ पा रहे हो? पहले अगर आपके पास बर्फ़ था, उस बर्फ़ में आपने क्या किया, 0 डिग्री सेल्सियस से कम पे चल रहे हो केल्विन के अंदर, आप जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे वो रहेगा सॉलिड का सॉलिड, सिर्फ उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बर्फ़ से पानी नहीं बनेगा यहाँ तक। ठीक है, फिर इस पॉइंट पे जब वो 0 डिग्री सेल्सियस की हम बात करते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, गलनांक बोलेंगे, इस गलनांक पे क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट, हिंदी में इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट, उस पर वो मेल्ट होना स्टार्ट, यानी कि आपको मेल्ट करने के लिए भी ऊष्मा देनी पड़ेगी, मेल्ट करने के लिए हीट तो देनी पड़ेगी, लेकिन उसके टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये जो पॉइंट होता है, इस पे क्या होता है, इस पे ठोस अवस्था और द्रव अवस्था दोनों किस में रहती है, ठोस और द्रव दोनों अवस्था जो है वो किस में रहती है, साम्य में रहती है, वो इक्विलिब्रियम में रहती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हीट काम आ रही है यहाँ वाली, ये हीट किस में काम आ रही है, ये अवस्था परिवर्तन में काम आ रही है। किस में आ रही है, अवस्था परिवर्तन, यानी कि चेंज इन स्टेट के रूप में काम आ रही है, सॉलिड से लिक्विड बनाने में। तो ये क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा द्रव यानी कि लिक्विड, क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। ठीक है, फिर जब ये कंप्लीटली लिक्विड बन जाएगा, उसके बाद भी अगर आप ऊष्मा को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फिर से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ के है वो कोई द्रव, यहाँ से भी ये क्या है, ये भी द्रव है, लिक्विड ही है, लेकिन इसका क्या हो रहा है, टेम्परेचर धीरे धीरे राइज हो रहा है, ये भी क्या है, लिक्विड ही है। भाई यहाँ से क्या था, सॉलिड और लिक्विड दोनों साम्य में है, ये कंप्लीटली लिक्विड बन गया, लिक्विड बनने के बाद भी अगर हीट बढ़ाते हो तो क्या होगा, वो गर्म होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते ये जो पॉइंट आएगा, इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, फिर से ये जो पॉइंट अगर मैं पीछे मिला देता हूँ, अवस्था क्या होगी, परिवर्तित होगी। अब द्रव से किसमें बनेगा, गैस में। जैसे द्रव से गैस में बनेगा, उस पॉइंट को हम कौन सा पॉइंट बोलते हैं, जिस टेम्परेचर पे द्रव से गैस बनता है, कौन सा पॉइंट बोलते हैं, गलनांक तो कौन सा हो गया, ये वाला, ये कौन सा होगा, जिसपे वाष्प बनती है। ठीक है, तो जिसपे वाष्प बनती है उससे हम उस पॉइंट को हम कौन सा पॉइंट बोलते हैं, वो हो जाएगा हमारे पास मेल्टिंग, और उसको दूसरा क्या बोलते हैं, क्वथनांक, सॉरी, है ना, वो उसका वर्ड क्या है, क्वथनांक। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा क्वथनांक। ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा क्वथनांक, यानी कि जिसे हम हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये मैंने बताया था मेल्टिंग पॉइंट, ये क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, ये किस में बदलना स्टार्ट होगी, ये गैस में बदलना स्टार्ट होगी, या वाष्प लिख देता हूँ, गैस की जगह क्या हो जाएगी, वाष्प में बनना स्टार्ट होगी, यानी कि वेपर बनना स्टार्ट होगी। और वेपर बनते बनते ये जो पॉइंट होगा जहाँ पे कंप्लीटली किस में परिवर्तित हो जाएगी, जब वेपर में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया ये चीज़, ये किसके लिए है, बड़ा सिंपल सा है ग्राफ। तो ये दिमाग में रखना आपको कि ये जो यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है, किसमें, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, द्रव से वाष्प बनती है, तो वो जो ऊष्मा होती है जो काम आती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। ठीक है, तो ये किसकी है, ये है वाष्प गलनांक की गुप्त ऊष्मा ना, गलन की, सॉरी गलनांक क्या, गलन की, गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, गलन की गुप्त ऊष्मा, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ, इसको फ्यूजन भी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से अगर आप इधर जाओगे तो जो ऊष्मा निकलेगी वो क्या हो जाएगी, फ्यूज करेगी, यानी कि इसको क्या करेगी, ठोस बना रही है, या फिर ठोस से जब हम लिक्विड जा रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, क्या बोलेंगे, गलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो है द्रव से वाष्प बन रही है ना, गैस अवस्था में हम जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि वेपर बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, क्या कहेंगे, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो ये हो जाएगी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है न्यूमेरिकल करने के अंदर, ये दिमाग में रखना कि जब अवस्था परिवर्तन होता है तो ऊष्मा जो है वो क्या आती है, उस अवस्था परिवर्तन में काम आती है। ठीक है, अवस्था के परिवर्तन में क्या आती है, ऊष्मा काम आती है, उसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये ग्राफ के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि ये जो है ग्राफ, ये अगर मान लीजिए O A
बी, सी और डी, ये ग्राफ है। तो इस ग्राफ में पूछ सकते हैं कि ए से बी के अंदर जो है ये क्या है, ठीक है, और सी से डी में क्या है। तो ये क्या है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, और ये क्या है, गलन की गुप्त ऊष्मा। ये ऊष्मा किस में काम आ रही है, ये टेम्परेचर बढ़ाने में काम नहीं आ रही है, ये किस में काम आ रही है, उसकी अवस्था परिवर्तन में काम आ रही है, ठीक है। तो इसे जो है गलन की गुप्त ऊष्मा जो है, गलन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ, स्पेलिंग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसे LF से डिनोट करते हैं, ठीक है। और दूसरी जो मैंने लिखी है ये वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मतलब हुआ लेटेंट हीट ऑफ वेपर, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लिख देते हैं वैसे पूरे, वेपोराइजेशन, ठीक है। इसे डिनोट करते हैं LV से, ठीक है। और पानी के लिए आपको ध्यान रखना है, पानी के लिए मैं लिख देता हूँ इसमें जो है ये LF जो होती है, पानी के लिए LF जो है वो होती है 3.33 इंटू 10⁻⁵ किलोग्राम, यानी कि 1 किलो पानी अगर हम ले रहे हैं उसके लिए ना 1 किलोग्राम जूल पर किलोग्राम, ठीक है। इसी तरह से LV जो है पानी के लिए, ये भी आपको याद में रखना है, कभी बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ये काम आएगी, ये होगा 2.22 इंटू 10⁻⁵ जूल, यानी कि 1 किलोग्राम, समझ लेना इसको, 1 किलोग्राम अगर आपके पास बर्फ है उसको पानी बनाना है कम्प्लीटली तो इतनी लेटेंट हीट चाहिए, ठीक है, यानी कि ऊष्मा चाहिए। और 1 किलोग्राम पानी को कम्प्लीटली भाप में बदलना है तो इतनी ऊष्मा चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये समझ लेना, है ना। अब ये कहाँ काम आएगी, ये ऐसे न्यूमेरिकल में काम आएगा जब आपको ये कहा जाएगा कि मान लीजिए 50 ग्राम बर्फ है, 50 ग्राम बर्फ के अंदर जो है आप मान लीजिए कि 100 ग्राम जो है आपने भाप को मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने पे इस मिक्स करने के बाद में फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। अब क्योंकि ऊष्मा भाप के पास ज़्यादा है, मतलब उसकी ज़्यादा होती है एनर्जी, है ना ऊष्मा, तो वो क्या करेगी, बर्फ को ट्रांसफर करेगी। तो जितनी बर्फ को ट्रांसफर करेगी उतनी क्या होगा, बर्फ लेगा। तो बर्फ ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा गर्म वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के क्या होगी, बराबर होगी। उसमें क्या होगा, अवस्था परिवर्तन जब होगा तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ये दिमाग में रखना, जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं आपको, अवस्था परिवर्तन में टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो आपको ये देखना है कि पहले अवस्था परिवर्तन कितना हुआ और उसके बाद टेम्परेचर जो है वो कितना होगा, ठीक है। ये ऐसा न्यूमेरिकल है जो मैक्सिमम लोग जो है 99% क्या 100% भी है, तो 0.001% वाले क्वेश्चन जो लोग हैं वही न्यूमेरिकल कर पाते हैं, क्योंकि कंसेप्ट बड़ा ये तगड़ा है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। जब इसका न्यूमेरिकल कराएंगे तब मैं आपको ये चीज़ आराम से समझाऊंगा ना। अभी आप इस चीज़ को समझिए कि अवस्था परिवर्तन समझना बड़ा जरूरी है और इसको आप इंपॉर्टेंट लगा देना। ये अवस्था परिवर्तन है, इस पर न्यूमेरिकल आएगा आपके और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कैसा आएगा वो मैं अभी करवाऊंगा आपको, है ना। अभी मैं सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपको ले रहा हूँ। मैंने आपको पहले कहा थ्योरेटिकल समझ लोगे तो न्यूमेरिकल में समस्या नहीं आने वाली है। ये हो गया। उसके बाद में आपको पानी का मैंने लिखवा ही दिया, इसमें कोई वो समस्या वाली बात है नहीं। फिर है ऊष्मा के संचरण की विधियाँ, है ना। तो ये अगला है मोड। ये सबके न्यूमेरिकल में एक साथ करवाऊंगा आपको। अभी मैं सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ा रहा हूँ, न्यूमेरिकल में आपको सबके एक साथ करवाऊंगा। तो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, ऊष्मा संचरण की विधियाँ। ऊष्मा संचरण की विधियाँ, ऊष्मा को संचरण कैसे करते हैं। तो 3 तरह के संचरण होते हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चालन, कंडक्शन, है ना, चालन, कंडक्शन, ठीक है। अब कंडक्शन क्या होता है, तो कंडक्शन का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कंडक्शन के अंदर है कि आपके पास एक रोड है ना, तो इस रोड के अंदर आप अगर एक सिरे को गर्म करते हैं तो दूसरा सिरे पर क्या अपने आप ही गर्म हो जाता है। लेकिन हो क्या रहा है, खुद पदार्थ जो है, खुद सब्सटेंट है, उसके पार्टिकल आगे नहीं बढ़ते हैं,
वो क्या करते हैं आपस में टक्कर करके और एनर्जी को क्या करते हैं आगे, या हीट को जो आगे ट्रांसफर करते हैं। खुद पार्टिकल यहाँ ऐसा नहीं है कि आपने जैसे लोहे की रोड ली, उसको आग में रखा तो दूसरा सिरा धीरे धीरे गर्म हो जाता है, तो क्या वहाँ से वो जो लोहे का एटम है वो गर्म होके क्या वहाँ से निकल के यहाँ तक आता है क्या? नहीं, वो क्या करता है वहाँ पे कंपन करता है। ठीक है, वो कंपन क्या करते हैं, वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन आगे वाले को ट्रांसफर करता है एनर्जी, वो आगे वाले को ट्रांसफर करता है, वो आगे वाले, ऐसे करते करते ये सिरे पे क्या होता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, अगर इसका एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का एरिया A, इसकी लेंथ जो है वो L है, तो जो आपके पास हीट ट्रांसफर होगी, तो हीट ट्रांसफर कैसे लिखेंगे कि H इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। हीट ट्रांसफर लिख रहा हूँ मैं, यानी कि डेल्टा T टाइम में जो हीट उष्मा ट्रांसफर होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, वो एक कांस्टेंट के, जिसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहेंगे, फिर A, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस दोनों में कितना है, तो T1 माइनस T2। अगर मान लीजिए T1 ग्रेटर देन है, ठीक है, तो T1 माइनस T2, यहाँ मैं लिख देता हूँ T1 इज ग्रेटर देन T2, तो T1 माइनस T2 अपॉन L। ठीक है, ये जो है हीट ट्रांसफर होने का आपके पास फॉर्मूला बनता है। हीट का मतलब जो आपके पास ऐसे कह सकते हैं कि कितनी ऊष्मा जो है, या कितनी ऊष्मा जो है वो डेल्टा T टाइम के अंदर ट्रांसफर होगी, तो वो इस फॉर्मूले पर डिपेंड करेगी। ठीक है, ये दो सिरे हैं, इधर से गर्म करना स्टार्ट किया, उस सिरे पे कितनी ऊर्जा ट्रांसफर होगी, तो L डिस्टेंस तय करेगी, तो L के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इस एरिया, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा हीट ट्रांसफर होगी, तो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और टेम्परेचर डिफरेंस, जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा हीट आगे ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो ये किसके लिए है, ये पहला केस है जिसे हम बोलेंगे चालन। ठीक है, तो चालन का मतलब क्या है, चालन का मतलब ये है कि इसके अंदर जो पदार्थ, या फिर कह सकते हैं कि जो हम मीडियम ले रहे हैं, उस मीडियम के पार्टिकल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है मोशन नहीं करते, गति नहीं करते हैं, वो आपस में वाइब्रेशन करके, है ना, कंपन करके हीट जो है वो आगे ट्रांसफर करते हैं, इसे हम बोलते हैं चालन। ठीक है, दूसरा आता है वो आता है कन्वेक्शन, यानी कि सहवन। अब सहवन में क्या होता है, खुद पार्टिकल आगे बढ़ता है, ऊष्मा लेता है और वो आगे बढ़ता है और दूसरे के जाके ऊष्मा देता है। ठीक है, तो ऐसे वाले केस में यानी कुल मिला के ये है, गर्म चीज़ ऊपर बढ़ेगी, ठंडी चीज़ नीचे आएगी। ठीक है, तो नीचे से अगर हम पानी को गर्म करते हैं, जैसे आपने देखा होगा पानी गर्म, पानी में हम देखना थोड़ी देर बाद बुदबुद निकलने है ना, तो इसका मतलब क्या, या उसमें लहरें चलती है, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो पानी को। तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जब आप जिस पात्र में आपने पानी को भरा है, तो वहाँ क्या हो रहा है, जैसे गर्म किया तो पात्र गर्म हुआ, उसका पेंदा गर्म हुआ, पेंदे से क्या हुआ, किसने ली ऊष्मा, पानी के पार्टिकल ने ली, वो क्या करेगा, ऊष्मा लेते ही ऊपर की ओर गति करने लग जाएगा, और ठंडा पार्टिकल कहाँ जाएगा, नीचे, फिर ठंडा वाला गर्म होगा, ऐसे करते करते पूरा पानी गर्म हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सहवन, यानी कि कन्वेक्शन। ठीक है, दूसरा क्या है, सहवन, दूसरा है सहवन यानी कि कन्वेक्शन। ठीक है, सहवन यानी कि कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन में क्या है, मैंने आपको बता दिया, कन्वेक्शन में आप एग्जांपल किसका लेंगे, पानी को गर्म करना। ठीक है, इसमें लिख लेना, इसमें क्या होता है कि खुद माध्यम का, ठीक है, लिख लेना, माध्यम का कण जो है वो ऊष्मा लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे गति करता है। ठीक है, तो द पार्टिकल ऑफ मीडियम itself टेक एनर्जी एंड गोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन मीडियम। ठीक है, तो ये वाला जो केस है ये किसका होगा, ये होगा सहवन यानी कि कन्वेक्शन का। ठीक है, तो इसमें आपकी कोई न्यूमेरिकल बनता नहीं है, बड़ा सिंपल सा है ये तो, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी इस तरह की चीज़ें हैं नहीं, है ना। अब इम्पोर्टेंट सबसे बनता है तीसरा पार्ट, और वो कौन सा है, वो है विकिरण यानी कि रेडिएशन, है ना। विकिरण यानी कि रेडिएशन, यहाँ से जो है अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने के आपके भरमार बनेंगे। ठीक है, तो अगला है अपने पास तीसरा, वो है विकिरण यानी कि रेडिएशन। अब रेडिएशन में क्या होता है, रेडिएशन में जो है जैसे जो भी संख्या आ रही है वो क्या हमारे पास रीडिंग, यानी कि इसमें फोटोन जो है वो आगे बढ़ते हैं तरंगों के रूप में, है ना। तो तरंग और वो दोनों ही कैसे इसके अंदर नॉर्मली, पर हम इसको किस तरह से लेंगे, तरंगों की तरह लेंगे, और उसमें तरंगे जो इसमें इंपॉर्टेंट रहेगी सबसे हमारे पास। ठीक है, तो जो है आपके पास कह सकते हैं कि हम लोग इसके अंदर जो भी आप ऊष्मा या जो भी एनर्जी होगी, वो एनर्जी क्या होगी, जब किसी मीडियम में वो निकलता है, जब भी रेडिएशन किसी मीडियम से निकलती है तो वो क्या हो सकती है, एब्जॉर्ब हो सकती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो सकती है, ठीक है, और ट्रांसमिट हो सकती है। तो वो जो एनर्जी है वो कंप्लीटली किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, अगर मान लीजिए कोई क्यू एनर्जी आ रही है इसके अंदर, ये हमारा मीडियम है, इसमें क्या आ रही है, रेडिएशन आ रही है, ठीक है, क्यू, तो यहाँ से क्या हो सकती है,
रिफ्लेक्ट हो सकती है, ठीक है, वो क्यू आर हो गई। इसमें से कुछ एब्जॉर्ब हो सकती है, क्यू ए हो गई एब्जॉर्प्शन के हिसाब से, और वापस क्या हो सकती है, कुछ ट्रांसमिट हो सकती है, तो क्यू टी हो गई। तो यानी कि जो इंसिडेंट हो रही है टोटल एनर्जी क्यू, उसके 3 भाग हो सकते हैं रेडिएशन के केस में। क्या क्या हो सकते हैं, रिफ्लेक्ट हो सकती है, एब्जॉर्ब हो सकती है और ट्रांसमिट हो सकती है, ठीक है। तो कुल मिला के जो है इसको अगर लिखें तो टोटल एनर्जी जो क्यू लिखूंगा वो क्या हो जाएगी, क्यू आर प्लस क्यू ए और प्लस क्यू टी, ठीक है, क्यू आर प्लस क्यू ए प्लस क्यू टी, और पूरे में क्यू से डिवाइड कर देता हूँ, तो क्यू आर अपॉन क्यू प्लस क्यू ए अपॉन क्यू प्लस क्यू टी अपॉन क्यू, ठीक है। या आप इसमें लिख लेना टोटल जो आ रही है वो ये वापस जा रही है, ये क्या है, इंसिडेंट, उसके बाद रिफ्लेक्टेड यानी कि परावर्तित, फिर एब्जॉर्ब यानी कि अवशोषित, और फिर ये कौन सी है, ट्रांसमिट यानी कि पारगमित। तीनों चीज़ें आप लिख लेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। यहाँ से जो है इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, ये कोफिशिएंट होगा स्मॉल आर, ये कोफिशिएंट होगा स्मॉल ए, और ये कोफिशिएंट होगा टी, ठीक है। ये होगा परावर्तन गुणांक, ये होगा एब्जॉर्प्शन गुणांक यानी कि अवशोषण गुणांक, और ये क्या होगा, पारगमन गुणांक, ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, और टी का मतलब हो जाएगा ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट, ठीक है। तो 3 कोफिशिएंट है, तीनों का जो योग होगा वो टोटल मिला के कितना आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले केस के अंदर, इस वाले केस में टोटल मिला के इन तीनों की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम 1 होगी। क्या हो सकता है कि मान लीजिए जो आपके पास एनर्जी आ रही है वो कंप्लीटली क्या की, इसने एब्जॉर्ब कर ली, तो इसका मतलब ये 0 ये 0, तो इसका मतलब ए अगर 1 है तो ये दोनों कितना आएंगे, 0, क्योंकि इनकी वैल्यू जो है वो कितनी हो सकती है, मैक्सिमम तीनों की मिला के 1 हो सकती है। और जब ए इक्वल टू 1 के इक्वल है, जब टोटल आने वाली सारी की सारी जो आपके पास रेडिएशन है उसको अगर एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, जिसके लिए ए का मान 1 के बराबर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आदर्श कृष्णिका यानी कि ब्लैक बॉडी। उसे क्या बोलेंगे, आदर्श कृष्णिका यानी कि ब्लैक बॉडी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। परावर्तन गुणांक, अवशोषण गुणांक, और ये होगा हमारे पास पारगमन गुणांक। तो जिसके लिए अवशोषण गुणांक यानी कि एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट जो है वो 1 के इक्वल होता है, वो क्या होती है, आदर्श कृष्णिका होती है, ठीक है। चलिए अब इसके साथ साथ जो है यहाँ से हम लोग न्यूटन के शीतलन का नियम देखेंगे कि कोई भी वस्तु जो है जो गर्म, ये तो विधियाँ हो गई सारी की सारी आपने लिख ली होगी, ठीक है। अब यहाँ से ये लिख लेना आप लोग, परावर्तन गुणांक, अवशोषण गुणांक, पारगमन गुणांक। हिंदी में, इंग्लिश में लिखोगे तो रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट, ठीक है। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ट्रांसमिटेड के। अब मैं थोड़ा सा एक चीज़ और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। आज कंप्लीटली थ्योरेटिकल चल रहा है, कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल हम कल देखेंगे, पूरा का पूरा वीडियो न्यूमेरिकल में बनाना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो जैसे न्यूमेरिकल आपके आते हैं वो मैंने अभी अलग अलग कर रखे हैं, और वही न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे कल। आज सिर्फ आप थ्योरेटिकल ये नोट्स बना लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। अभी आगे चलेंगे। अब आते हैं हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो आएगा न्यूटन का शीतलन का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, न्यूटन का शीतलन का नियम, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है, ये नियम ये कहता है कि अगर मान लीजिए वस्तु और जो आपके पास वातावरण, जिस वातावरण में वस्तु पड़ी है उसमें अधिक तापांतर नहीं है, अधिक तापांतर मतलब टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो उसके क्या कह सकते हैं, टेम्परेचर की कम होने की जो दर है, भाई धीरे धीरे क्या होगा, आप चाय पीते हो तो क्या होता है, चाय गर्म, आपको गरम गरम चाय वो ला के कप में आप रखते हो, थोड़ी देर बाद क्या होती है, ठंडी हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जो ऊष्मा है वो किस में जा रही है, उस वस्तु से निकल के, क्योंकि गर्म वस्तु है, हमने क्या कहा, गर्म वस्तु से निकल के कहाँ जाती है, ठंडी वस्तु की। ये किससे, वो चाय है वो किससे सराउंडेड है, वातावरण से सराउंडेड है, वो उसके रेस्पेक्ट में क्या है, ठंडा है। तो क्या होगा, वो जो ठंडा वातावरण है तो उसकी वजह से जो हीट जो है वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में ट्रांसफर होती है, धीरे धीरे क्या होती है, गर्म वस्तु जो है वो ठंडी होने लगती है। तो ये जो ठंडी होने की दर है, टाइम के साथ जो ये दर है, ये किस पे प्रोपोर्शनल होती है, ये जो
टेम्परेचर उस वस्तु का और वातावरण के जो दोनों है ना, उन दोनों के तापांतर के बराबर, यानी जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये किसने कहा? ये कहा इन्होंने। और ये होता भी है। क्यों होता है आप मुझे बताइए। जब जून के भरी गर्मी के अंदर दोपहर में आप चाय पीते हो, वो चाय आपने रखी है, तो उस चाय को ठंडी होने में, मतलब ठंडी मतलब कि अपन अगर उसको बिल्कुल ठंडी होने की बात करें तो 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। और वही चाय जब दिसंबर या जनवरी की सर्दी के अंदर हम दोपहर में पीते हैं, तब क्या होता है? 15 मिनट में ठंडी हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस वस्तु के ठंडी होने की दर, जो रेट है ना, जो उसके कूलिंग की जो रेट है, वो कूलिंग की रेट किस पे डिपेंड कर रही है? उस वस्तु के टेम्परेचर एक तो, और दूसरा जो टेम्परेचर वातावरण का है, उन दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस यानी उनमें कितना है। सर्दियों में क्या होता है? वो टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होता है। वही मान लीजिए चाय 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हुई, एकदम उबलती हुई चाय 100 डिग्री सेल्सियस पे, उधर टेम्परेचर सर्दियों में कितना होता है? 10 डिग्री सेल्सियस, उससे भी कम होता है कई बार तो। ठीक है, तो इसका मतलब 100 माइनस 10 करोगे तो 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस हुआ। अब ये जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है उतनी जल्दी क्या होती है? चाय ठंडी हो जाती है। गर्मियों में क्या होता है? गर्मियों में आपने देखे तो 45 डिग्री सेल्सियस 42 डिग्री सेल्सियस चलता है टेम्परेचर। तो 45 डिग्री सेल्सियस और वही 100 डिग्री माने, 45 100 माइनस 45 करोगे तो कितना हुआ? 55 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ? 55 डिग्री सेल्सियस। तो वहाँ टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो चाय भी क्या होगी? कम ठंडी होगी। या उसको ठंडी होने में क्या लगेगा? टाइम ज़्यादा लगेगा। उसकी दर क्या होगी? कम होगी। कूलन की जो ये जो न्यूटन के कूलिंग का जो लॉ है, यानी कि जो न्यूटन का शीतलन का नियम है, वो ये कहता है कि ऊष्मा में चेंज जो हो रहा है, जो हीट निकल रही है, इसलिए क्या लगा? माइनस साइन। ठीक है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T माइनस टी नोट। ठीक है, तो T क्या है? टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, जो हम ऑब्जेक्ट लेते हैं वो, और टी नोट क्या है? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, यानी कि जो वातावरण है उस वातावरण का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो इन दोनों के डिफरेंस जो है, टेम्परेचर डिफरेंस उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसको जब आगे सोल्व करते हैं तो क्या बनेगा? माइनस डी क्यू ओवर डी टी, एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा के, तो टी माइनस टी नोट। ठीक है, फिर अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? कि मान लीजिए m द्रव्यमान का ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ? dt हुआ, और इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी s है, तो ये किसके बराबर होगा? dq के बराबर। लिखा था थोड़ी देर पहले। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी? माइनस एम एस डी टी ओवर डी टी इज इक्वल टू के टी माइनस टी नॉट। ये सिर्फ आप डिवाइड भी कर सकते हैं भाई, टेम्परेचर में देखना है ना। अभी तो हमने ऊष्मा के बारे में बोला था, ऊष्मा से हम किस में चले गए? हीट से हम टेम्परेचर में चले गए। ठीक है, तो ये इक्वेशन अगर हम देखें तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? आगे सोल्व करिए इसको। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? तो फाइनल जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी माइनस दिस इज इक्वल टू के बाई एम एस और टी माइनस टी नोट, है ना, स्मॉल के बाई एम एस टी माइनस टी नोट। ये जो है ये है न्यूटन के शीतलन का नियम टेम्परेचर के लिए। ठीक है, टेम्परेचर की फॉर्म में, और ये किसकी फॉर्म में? हीट की फॉर्म में। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये माइनस साइन जो है इसको यहाँ लिख सकते हो आप नॉर्मली, है ना। तो ये जो है ये आपको दिमाग में रखना होगा। ये किस केस में है? जब टेम्परेचर, वातावरण का टेम्परेचर, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ज़्यादा डिफरेंस का मतलब क्या है? ऐसा नहीं हो कि एक तो हम बात कर रहे हैं किसकी? 1500 डिग्री सेल्सियस की, और वातावरण हमारा कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस। तो वहाँ पे ये नियम जो है वो लागू नहीं होगा। वहाँ पे फिर हम किस में जाएंगे? वहाँ पे हम जाएंगे, जो ये तो था न्यूटन का नियम, और वहाँ जाएंगे किरचॉफ के नियम, जब टी की पावर 4 में चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, किस में चल रहे हैं? टी की पावर में 4 में, या फिर स्टीफन के नियम की बात हम करेंगे उसमें वहाँ चलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में क्या रखना है? ये उसी केस की बात है जब आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है तो ये नियम काम नहीं करेगा। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल हम देखेंगे। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल जो है वो देखेंगे, इसके न्यूमेरिकल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ तक तो ये हो गया हमारा। अब इससे आगे देख लेते हैं और कितना बचा है इसमें। वीन का विस्थापन नियम और ये स्टीफन का नियम, ये 2-3 ही चीज़ें बची है, तो ये मैं अभी करवा देता हूँ, क्योंकि फिर हम न्यूमेरिकल का मैं कल पूरा एक सेशन रखूँगा, है ना। अभी न्यूमेरिकल का नहीं रखूँगा, न्यूमेरिकल का हम कल पूरा का पूरा सेशन रखेंगे, ताकि आपको ये दिमाग में रहेगा कि कौन सा न्यूमेरिकल हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमारे पास टाइम है।
वैसे तो करीब करीब हो गया है 1 घंटा, तो ये कृष्ण का विकिरण कल कर लें, कितना है देखें। कृष्ण का विकिरण और फिर न्यूमेरिकल, हाँ ठीक है, फिर इसको हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है वैसे। ठीक है, आज मैंने आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट बहुत सारे पढ़ा दिए हैं, आगे दिमाग में रखिए। हालांकि आपको हो सकता है कि थ्योरेटिकल कंसेप्ट पहले से पता हो, लेकिन फिर भी आप गुप्त ऊष्मा वाला यानी कि लेटेंट हीट वाला कंसेप्ट वगैरह है, अभी जो हमने लास्ट में ये न्यूटन का शीतलन का नियम पढ़ा ये वाला, ये सारी चीज़ें जो है एक बार रिकॉल कर लें अच्छे से, है ना। तो उससे क्या होगा, कल जब हम मैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल करवाऊंगा, प्लस कल ब्लैक बॉडी रेडिएशन का रहेगा पोर्शन। ठीक है, तो न्यूमेरिकल प्लस ब्लैक बॉडी रेडिएशन वो सारा का सारा पोर्शन में, उसमें न्यूमेरिकल बहुत सारे बनते हैं ना, वो सारे के सारे मैं कल जो भी पिछले आपके एग्जाम्स में आ रखे हैं वो, प्लस अभी जो आ सकते हैं वो वाले सारे एग्जाम्पल हम लोग कल करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आपका जब कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो हम उन पे जा पाएंगे, तो वो कंप्लीट होते ही आपके जो इसका ये उसके गुण वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम ऊष्मागतिकी में जो अपना थर्मोडायनेमिक्स मेन है उसमें चलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में उसके बाद। ठीक है, तो वहाँ से फिर हम लोग जो है जीरोथ लॉ, फिर फर्स्ट लॉ और जो कार्नो इंजन वगैरह वो सारी चीज़ें वहाँ देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।